Hi everyone, good morning. Welcome to this daily quick news analysis. जहाँ पे हम लोग द डेली द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस को कवर कर रहे हैं एंड वी ट्राई टू फिनिश इट इन लेस देन 30 मिनट्स सो दैट आपका पूरा दिन जो है वो सॉर्टेड रहे. इससे ज़्यादा और टाइम स्पेंड करने की जरूरत है नहीं. इनफैक्ट करंट अफेयर्स में जनरली हम लोग कोशिश क्या करते हैं वो 1-1.5 घंटे का न्यूज़ एनालिसिस नहीं बल्कि 30 मिनट के अंदर दोनों न्यूज़पेपर कवर करते हैं ताकि जिन लोगों को हिंदू पढ़ना है, जिन लोगों को इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, वो सारी चीज़ें सॉर्टेड रहे. कुछ चीज़ें इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी अच्छी आती हैं, कुछ चीज़ें द हिंदू में अच्छी आती हैं, तो हम दोनों सो वी टेक द बेस्ट ऑफ द बोथ राइट एंड प्रेजेंट इट टू यू. सो बस आपसे इतनी ही एक एक्सपेक्टेशन रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें. और हम लोग इतनी मेहनत करके ऑलमोस्ट टेक्स अराउंड 2.5 आवर्स. सी पढ़ना इज नॉट अ बिग टास्क. प्रिपेयरिंग द कंटेंट इन अ सिंप्लीफाइड वे फॉर यू गाइज सो दैट आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाए एंड उस पर रिसर्च करके लाना दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो आई जस्ट होप एंड रिक्वेस्ट दैट आप इसको अप्रिशिएट करेंगे एंड यूल शेयर इट एंड जितना ज़्यादा हो सके इसमें डेली इसको आप लोग रेफर करें एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. लास्ट कुछ सालों से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशन में स्पेशली प्रीलिम्स में इस सीरीज से आ रहे हैं. तो चलिए आज की बात करते हैं न्यूज़ की. तो जैसा कि आप देख सकते हैं द मेजर कंसर्न हैज़ बीन द सिक्योरिटी ब्रीच इन पार्लियामेंट येस्टरडे लोकसभा में, जहां पे 2 लोग प्रोटेस्टर कूद गए फ्रॉम द व्यूइंग गैलरी ट्रेजरी बेंचेस की तरफ एंड काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी. कल इंटरेस्टिंगली 2001 के पार्लियामेंट हमले की एनिवर्सरी भी थी, तो काफ़ी ज़्यादा उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी. सो विल टॉक अबाउट इट, हाउ इट हैपेंड एंड व्हाट इज द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड देन देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आज हम लोग कवर करने वाले हैं 14 दिसंबर को. तो जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस न्यूज़ एनालिसिस से जो अभी का न्यूज़ एनालिसिस है व्हाट हैज़ चेंज्ड इज वी कंबाइन बोथ द न्यूज़पेपर द बेस्ट ऑफ बोथ एंड वी ट्राई एंड प्रेजेंट इट विद इन 30 मिनट्स. उसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स के MCQ भी आपके साथ डिस्कस करते हैं जिसका एनालिसिस हम लोग शाम को 8 बजे करते हैं. बाकी इफ यू आर न्यू टू द सीरीज यू कैन जस्ट रीड मोर अबाउट इट ऑन द स्लाइड्स एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए ये आपका लिंक दिया हुआ है, इसको कर सकते हैं. एंड पर्सनल मेंटोरशिप इफ इन केस यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट प्रीलिम्स एंड मेंस, तो 2024 एंड 2025 के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपका जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैंने लिंक PN किया हुआ है IAS मेंटरशिप करके, तो वो आप फिलअप कर दीजिए. आई विल रीच आउट टू यू एंड जस्ट गिव मी अ डेज टाइम बिकॉज काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, तो उनसे मैं 1-to-1 ही बात कर रहा हूँ एंड दैट इज़ हाउ इट विल बी. इट विल बी 1-to-1 मेंटरशिप विथ मी जहाँ पे आपको वीडियोज़, नोट्स सब कुछ मिलेंगे. एंड उसके अलावा इस YouTube चैनल पे काफ़ी सारी एक्साइटिंग इनिशिएटिव्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ. लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज़ से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ. दैट विल बी अगेन वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनेशन राइट. तो चलिए बात करते हैं आज के की इश्यूज जो हम लोग कवर कर रहे हैं. तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच है, देन इंडिया हैज वोटेड इन फेवर ऑफ गाजा, एक स्टांस चेंज हुआ है इंडिया का. देन देयर इज एन एडिटोरियल ऑल्सो ऑन दिस बाय शशि थरूर. देन कंसल्टोक्रेसी क्या होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है ऑफ हाउ कंसल्टेंट्स आर चेंजिंग द वे ब्यूरोक्रेसी जैसे आजकल काम करती है. देन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड वनरेबल सिटीज कौन कौन सी, बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स आया है. लद्दाख के चैलेंजेस के बारे में बात की गई है कि व्हाट आर द चैलेंजेस पोस्ट 370 जो जजमेंट आया है. देन COP28 का दुबई में जो समिट चल रहा है उसके कुछ की आउटकम्स, हिट्स एंड मिसेज हैं. WHO की रिपोर्ट आई है, रोड डेथ्स राइज इन इंडिया. देन GST एपलेट ट्राइब्यूनल को सेटअप किया जाएगा एंड देन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPI का समिट हो रहा है, आज लास्ट डे है. एंड देन ऑफ कोर्स प्रीलिम्स रिलेटेड करंट अफेयर्स MCQ जो हम लोग आपको देंगे, जिसको आपको अटेम्प्ट करना होगा. आंसर आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना पड़ेगा सो दैट यू कैन रिव्यू इट इन द इवनिंग एट 8 PM. तो चलिए पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की कल जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उसके बारे में. सबसे इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा कैसे हो गया, बिकॉज अगर आप देखेंगे जो प्रोटेस्टर्स थे उनके शूज में वो लोग छिपा के लाए थे ये कैनिस्टर्स जो होते हैं, कैनिस्टर्स जो स्मोक एक तरीके के कैनिस्टर्स होते हैं, जनरली यूज किए जाते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए, सिग्नलिंग के लिए एंड देन सेलिब्रेटरी भी. ऐसा कोई बहुत बड़ा डेंजर नहीं था, बट व्हाट इफ इट दे हैड समथिंग एल्स. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ग्रेनेड होता है, भाई ग्रेनेड में देर इज मेटेलिक एलिमेंट तो वो ऑब्वियसली मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता, बट दिस कंटेन्ड योर बारूद होता है स्मोक रिलेटेड केमिकल से, तो केमिकल डिटेक्ट नहीं कर सकता था. तो मे बी वी नीड टू रिवैम्प सिक्योरिटी की प्रॉपर फ्रिस्किंग हो, शूज उतारे जाए, बट बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि बहुत सारा स्टाफ जो है वो काम करता है पार्लियामेंट में, इतने सारे MPs हैं. अब आप देखिए डिलिमिटेशन
एक्सरसाइज के बाद नंबर ऑफ एमपीज की जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये व्यूइंग गैलरी से कुछ जो 2 लोग थे, प्रोटेस्टर्स थे, वो जम कर गए एंड हंगामा करने लगे, स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन विद नो क्लियर एजेंडा। बाद में पता चला जब उनको पुलिस ने अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट किया कि दे वर अपसेट बिकॉज दे हैड नो जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, उसको लेके था। तो लोकसभा में कल ये हुआ एंड इन लोगों को जनरली अगर आप देखेंगे व्यूइंग गैलरी में परमिट मिलता है विजिटर्स को आने के लिए। तो विजिटर्स के लिए परमिशन जो होती है, जैसे मीडिया को भी कई बार नहीं मिल पाती है, मीडिया विजिटर्स जो होते हैं तो उनको जनरली एमपी साइन करता है, एमपी की साइड से अप्रूवल आता है। तो रूल नंबर 386, 387, 387A ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा के अंदर विजिटर्स और स्ट्रेंजर्स को अलाउ किया जाता है। तो ये जो है जनरली जो रूल्स बने होते हैं उसमें आप देखेंगे स्पीकर डिसाइड कर सकते हैं, उनकी फाइनल अथॉरिटी होती है। कल से इसको रिवोक कर दिया गया, अभी कोई विजिटर्स पास इशू नहीं किए जाएंगे इसके तहत। एंड इंटरेस्टिंगली कल 2001 में जो पार्लियामेंट में हमले हुए जिसमें हमारे काफ़ी जवान एंड सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए थे, उनके फैमिली मेम्बर से प्रधानमंत्री मोदी जी कल मिले और कल उसकी एक रिमेम्बरेंस भी थी। और उसी दिन ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच, आई थिंक इट वाज स्पेसिफिकली प्लान्ड इसके लिए कि इस दिन इसको करना है, बट अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अब खैर एमएचए ने इंक्वायरी इशू कर दी है आफ्टर द रिक्वेस्ट फ्रॉम द लोकसभा स्पीकर, तो इसको डीजी जो है लेवल पे इंक्वायरी की जाएगी एंड फिगर आउट किया जाएगा कि कहाँ पे चूक रह गई सिक्योरिटी के। एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट सेक्शन 144 लार्ज ग्रुप में आप कभी भी पार्लियामेंट और इसके आसपास असेंबल नहीं कर सकते, ये ऑलवेज इन फोर्स रहता है अराउंड पार्लियामेंट। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। सो मोर देन 5 पीपल कैन नॉट असेंबल विदाउट जनरली कोई रीजन नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंट के पास आप भीड़ लेके नहीं जा सकते हो, दैट इज अंडर सेक्शन 144। Then the next news is regarding the changed stance of India with respect to अगर हम देखें गाजा, तो इंडिया का स्टांस चेंज हुआ है। इनफैक्ट यूएन जनरल असेंबली का एक अगर आप देखेंगे रेजोल्यूशन था जिसमें इमीडिएट सीज फायर की बात की गई है, इंडिया ने इसके फेवर में वोट किया है। दैट काइंड ऑफ शोज द चेंजिंग स्टांस ऑफ इंडिया। ऑफकोर्स अभी तक हमने उसको या तो रिजेक्ट किया था, जनरली हम लोग एब्सटेन कर देते थे, बट पहली बार ये चेंज ऑफ स्टांस देखा है, परसीव्ड हैज अ शिफ्ट इन द न्यू दिल्ली's पोजीशन। मेन पॉइंट जो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूएन की एम्बेसडर, यूएन में परमानेंट एम्बेसडर जो हैं, उनका कहना है कि हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड एक आज आर्टिकल भी आया था हिंदू में, शशि थरूर जी जो आ रहा है कि उनका ये कहना है कि एक्चुअली जब तक इन्होंने आर्टिकल लिखा था तब तक ये न्यूज नहीं आई थी, तो ही हैड द सेम पॉइंट कि वाई आर वी नॉट सपोर्टिंग द सीज फायर इन गाजा, बट अब हो गया है। बट देन कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं ऑफ पैलेस्टाइन एंड इंडिया रिलेशंस, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, वो पता होने चाहिए आपको। तो जैसा कि आप जानते हैं, देखिए इंडिया में 200 साल का फॉरेन रूल रहा है, ठीक है, 200 ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल। सो ऑब्वियसली अंडर नेहरू, जो नेहरू जी के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी थी, दैट वाज मोर अलाइन टुवर्ड्स की नॉन अलाइनमेंट रहेगा। तो चाहे वो नैम हो, फिर बाद में इट गिव वे फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि हम किसी भी तरफ अलाइन नहीं होंगे। एंड वी वर सीन एज द पोस्टर बॉयज, ठीक है, ऑफ, अगर आप देखें कि लीडिंग वॉइस माना जाता है डीकोलोनाइजेशन के लेके, इंडियन मॉरलिज्म अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड अपार्थाइड इन अफ्रीका। और फिर जब यूएन ने 1947 में जब पहला अगर आप देखोगे वोट किया फॉर पार्टीशन, सो इंडिया वाज इनफैक्ट अगेंस्ट दी पार्टीशन ऑफ 2 सेपरेट स्टेट्स, क्योंकि हमने खुद पाकिस्तान में देखा था कि इंडिया पाकिस्तान जो है उसके केस में क्या हुआ। सो वी डिड नॉट वांट, वी फेवर्ड ऑलवेज अ सिंगल स्टेट एंड सिंगल सेकुलर स्टेट की हमेशा हमने बात करी है। सेकुलर स्टेट होना चाहिए दोनों कंट्रीज, मतलब दोनों रिलीजन के लोग। इनफैक्ट पैलेस्टाइन और अब देखें इसराइल में 3 मेजर रिलीजन्स हैं, जूविश है कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है। तीनों लोगों के अगर आप देखें तो इंडिया फेवर्ड कि तीनों कम्युनिटी कैसे साथ में रह सकते हैं, बिकॉज वी न्यू द पेरिल्स ऑफ इट। तो इंडिया वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ अ सेकुलर स्टेट। इनिशियली भी हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप देखेंगे कि इंडिया बिकेम द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री टू सपोर्ट द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। एंड इनफैक्ट हमने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो 1992 तक रखे ही नहीं थे, बाद में हुआ। फिर जब पाकिस्तान इनेबल्ड इस्लामिक मिलिटेंसी आ गई तो हमारे बहुत सारे कॉमन ग्राउंड्स हुए इजराइल के साथ, जिसकी वजह से हमने सोचा कि ये ज्यादा बेटर पार्टनर है, बिकॉज दोनों ही आतंकवाद के मारे थे। सो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हमारी जो टाइज और स्ट्रांग हो गए एंड वी काइंड ऑफ शिफ्टेड अवे फ्रॉम पैलेस्टाइन। बट जब यासीर अराफात ने पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड थे, जब उन्होंने डिसाइड करा कि वो गिव अप करेंगे आर्म्स, तो इंडिया अगेन सपोर्टेड
कि वे केम आउट वेरी स्ट्रांगली इन सपोर्ट ऑफ द टू स्टेट सोल्यूशन, जहां पे इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों एक साथ रह सकते हैं. एंड इनफैक्ट इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ दोज हैंडफुल कंट्रीज जहां जो दोनों कंट्रीज में अपने जो है एम्बेसी को ओपन करके रखती है. मोस्टली कंट्रीज में ऐसा नहीं है. मोस्टली कंट्रीज जो है या तो इजराइल में है या फिर कुछ जो अरब स्टेट्स हैं वो पैलेस्टाइन में रखते हैं. एंड इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी became the first PM to visit Israel. एंड उसके बाद आप देखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू कई बार आए, बट ही हैज बीन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन केयरफुली एबल टू बैलेंस बोथ पैलेस्टाइन एंड इजराइल के साथ रिलेशन जो है, दोनों से के साथ अच्छे रिलेशन है. एंड यहां पे इन्होंने बेसिकली वही पॉइंट उठाया कि इंडिया ने मेजरली एब्सटेन किया, बट अब तो वो हो गया. अभी आज ही मैंने अभी बताया, देखिए न्यूज आ गई है. एंड उसके अलावा आप देखेंगे कि इंडिया with the globe, rising challenges of China, and अगर आप देखोगे जो यूएस की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, इंडिया ने उसके हिसाब से अलाइन कर दिया. सो इंडिया फॉलोड द एब्राहम अकॉर्ड, चाहे वो जो साइन किया गया फॉर नॉर्मलसी ऑफ टाइज बिटवीन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड इजराइल, या फिर I2U2 की जो ग्रुपिंग रही हो, उसमें हम लोग ने एक नई ग्रुपिंग बनाई. इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी G20 में साइन किया गया. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग. इजराइल में आप देखोगे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का काम चल रहा है, अडानी पोर्ट इज देयर. देन ईरान में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. सो मिडिल ईस्ट में काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, एंड इजराइल एंड मिडिल ईस्ट के टाइज को इंडिया बहुत केयरफुली बैलेंस कर रहा है ऑन हाउ वी कैन वर्क टुगेदर बेटर विद दिस रीजन, इन दिस रीजन, क्योंकि दोनों के अपने अपने यहाँ पे फायदे नुकसान है. तो ये एक आर्टिकल है. मेजरली जो मेजर पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे आपके लिए समराइज कर दिए हैं, बट जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल है वो अब ज्यादा रेलिवेंट रह नहीं जाता, बिकॉज नाउ इंडिया हैज सपोर्टेड द UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इन सपोर्टिंग द सीज फायर एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजंस ऑफ गाजा. इसके अलावा एक कंसल्टोक्रेसी, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिस इज बेसिकली द डोमिनेंस ऑफ कंसल्टेंट्स इन द मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट. तो इसके बारे में इन्होंने बात करी. ही इलियास जॉर्ज इज अ फॉर्मर IAS ऑफिसर, इनकी खुद की कंसल्टेंसी फर्म है. सो बेसिकली इन्होंने बताया कि आजकल हर मिनिस्ट्री में आप देखेंगे मेजरली जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं थ्रू दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, वो क्या होते हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स को आउटसोर्स कर दिए जाते हैं. एंड बिकॉज देयर इज अ हायर एफिशिएंसी एंड कई सारा, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक वर्क में काफी सारे आप देखोगे नॉर्मल रूटीन वर्क होते हैं जिसमें कई सारे काम वो ऐसे नहीं कर सकते इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड लेवल. तो चाहे वो कोई भी आपकी स्कीम हो, they are all properly implemented by the consultants. Of course there is a rising concern कि बहुत ज़्यादा इनको पेमेंट जाता है, huge फीस इज इन्वॉल्व. 500 करोड़ के प्रोजेक्ट रहते हैं. द बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स, इनके जो एम्प्लॉयज, इनकी जो गवर्नमेंट कंसल्टिंग फर्म है, जो कह सकते हैं आम है, वो इन्वॉल्व रहती है. एंड देयर इज अ कंसर्न रिगार्डिंग की एक्सेसिव डिपेंडेंस है ऑन कंसल्टेंट्स. ब्यूरोक्रेट्स कई बार जो है छोटा से छोटा काम भी जो है उनको आउटसोर्स कर देते हैं इनटू द PMO. एंड दिस हैज लेड टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इज मिशन क्रीप, जिसमें क्या होता है कि वो जनरली क्या है, वो दे बिलीव कि यही लोग काम करेंगे, एंड रिपीटेड डिप्लॉयमेंट, बार बार वो प्रोजेक्ट को ये कंसल्टेंट्स को आउटसोर्स कर देते हैं. देन देयर आर राइजिंग कंसर्न्स कि कई बार डेटा लीक हो सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है. इनकी काफी ज्यादा जो है दबदबा बन जाता है मिनिस्ट्री के अंदर. तो इसीलिए जो वर्ल्ड कंसल्टोक्रेसी है, इसको कॉइन किया गया है टू डिस्क्राइब द परमिएशन ऑफ कंसल्टेंट्स, कैसे कंसल्टेंट्स घुस गए हैं पूरे स्ट्रक्चर्स में. बट apart from the concerns, they're obviously an advantage of it because they are very efficient. They are, expertise है, उनकी domain experts हैं अपनी field में, and they might be the best person to execute a specific task because of the challenges involved. क्योंकि वो एक अलग इकोसिस्टम से आते हैं, प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, अपनी अपनी डोमेन में फील्ड में एक्सपर्ट रहते हैं. ब्यूरोक्रेट्स आर मोर लाइक जनरलाइज्ड ऑफिसर्स. एंड अभी के टाइम पे आप देखोगे कंसल्टेंसी फर्म्स का डोमिनेंस रहेगा ही. पब्लिक पॉलिसी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऑफ द कंसल्टेंट्स, एंड दैट इज वेयर द importance also lies with them. So majorly BCG, Bain, Deloitte, KPMG, EY, इन सब के consultants होते हैं. Then an individual consultants are also there. And इनको बेटर तरीका ये कि आप इनको रेगुलेट करने के लिए you can have a proper clear guidelines, transparency होनी चाहिए for their appointment, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो सारी चीजें होती हैं. तो कोई इसमें नेपोटिज्म वाली चीज ना होनी चाहिए. तो इन सब चीजों के बारे में बात करिए. बट द कंसल्टोक्रेसी इज हियर टू स्टे. दैट्स व्हाट इज देयर, एंड हाउ दे ब्रिंग इन execution, faster execution at the ground level of the projects. उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, and they speed up a lot of things for the government and the bureaucracy. So ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. देन लद्दाख के ऊपर एक आर्टिकल आया है. दिस इज रिगार्डिंग द चैलेंजेस पोस्ट द 370 आर्टिकल 370 वर्डिक्ट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो ये बता रहे हैं कुछ देखो चैलेंजेस हैं, हमें लद्दाख के एरिया को एड्रेस करने के लिए जरूरत है. सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि
जम्मू कश्मीर से सेपरेशन की डिमांड इनकी बहुत पुरानी रही है, और अब फाइनली जब मिल गया है तो अब उसको कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अब जैसे यहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स एक्टिव हैं, ठीक है। लद्दाख जो है पहले तो उन्हें लगा कि अगर यूटी बन जाएगा तो बहुत सारे आउटसाइडर का माइग्रेशन ना आ जाए, ठीक है, आउटसाइडर्स माइग्रेशन जैसे बाकी नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रहा है या बाकी सारी जगह देखने को मिला। तो एक ये फियर रहा है कि उनका जो इंडिजिनस कल्चर है वो अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज 96% पॉपुलेशन इज ट्राइबल। एंड उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि काफ़ी समय से लोग 6 शेड्यूल स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, और इनका एक लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है जो बेसिकली लेजिस्लेटिव लॉ के थ्रू बना था, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये क्या हो गया कि अभी जब से यूटी बन गया, यूटी के बनने के बाद ये एलजी के पास चला गया, तो इसको रीस्टोर करने की बात की जा रही है, क्योंकि उनके उसमें क्या था, इनको पावर ऑटोनॉमी मिली हुई थी टू मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स। सो इसलिए जो ट्राइबल बॉडीज हैं वहां पे वो और पावर ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चीजें जो हैं उसके बारे में बात कर रही है। तो वो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट, और कितनी क्विकली करेगी वो इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज अ बिगर कंसर्न ऑफ चाइना। चाइना ऑब्वियसली नाराज हो गया क्योंकि अब आर्टिकल 370 का उन्हें लग रहा था सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे लगा देगा, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको जजमेंट दे दिया है फेवर में गवर्नमेंट के। सो एब्रोगेशन ऑफ दिस आर्टिकल 370 चाइना की डुप्लीकेसी को भी आप देखो एक्सपोज कर दिया। एंड देन रिसेंटली अभी अमित शाह जी ने बोल दिया पीओके हमारा है। सो पीओके उसको लेके भी हो सकता है चाइना कुछ करने की, हरकत करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए द मिलिट्री एंड द सिक्योरिटी स्टेटस जो apparatus है उसको और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट चाइना इज प्लानिंग। सो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो इस आर्टिकल में हाईलाइट की गई हैं, दैट यू कैन नोट डाउन फ्रॉम द न्यूज एनालिसिस। देन COP28 समिट जो दुबई में चल रहा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। देयर आर सर्टेन हिट्स एंड सर्टेन मिसेस एज वेल। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बार फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने की बात की गई है। अभी तक इसके पहले कभी इसकी बात नहीं हुई थी, एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा ग्लोबल स्टॉक टेल एक्सरसाइज की गई है कि जो हमें 1.5 डिग्री तक लिमिट करना था, कहां तक हम पहुंचे हैं पेरिस एग्रीमेंट के बेसिस जो प्रोग्रेस है। एंड दे फाउंड दैट वो जो स्टेप्स लिए गए हैं वो इनएडिक्वेट हैं। इवन इन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक केस 5% ही रिडक्शन हो पाएगा बस, मतलब आप सोचो 2030 तक। एंड उसके बाद आप देखोगे ये जबकि 43% होना चाहिए था। ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनको रिड्यूस करना था शार्पली। एंड कंट्रीज मस्ट इंप्लीमेंट सिस्टम टू अडैप्ट एंड रिप्रेजेंट द फ्यूचर इफेक्ट चेंजेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा एक अडेप्टेशन फंड, लॉस एंड डैमेज फंड की बात हुई है, जिससे कि जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जिनको चैलेंजेस होते हैं अपने मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट एसोसिएटेड रिस्क को, उसके लिए बात की गई। तो इसमें अगर आप देखेंगे मेजरली जो कुछ पॉइंट्स हैं, सो जैसे आप देखेंगे कि ये जीएसटी जो ग्लोबल स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइजेस के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी हो रहा है। एंड उसके अलावा फॉसिल फ्यूल फेज आउट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे आर सेइंग कि 2050 होगा, बट ना थोड़ी लैंग्वेज एम्बिगुअस है, क्लैरिटी नहीं है कि कैसे होगा। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात की जा रही है। कॉल्स अपॉन कंट्रीज टू वर्क टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, और ट्रिपल कैसे कर सकते हैं। कोल को फेज डाउन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट किया गया है। बट इसमें अगर आप देखोगे कि इसको मेजर कैसे करेंगे उसके बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि देखो कोल हमारे यहाँ पे इंडिया इज वेरी मच डिपेंडेंट, चाइना, इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन कोल। हमारी अभी भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है, ठीक है, वो कोल से ही डिपेंडेंट है 65 to 70%। सो इंडिया वॉज अगेंस्ट इट। अब कोल को फेज डाउन कर रहे हैं लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है। सिमिलरली अगर आप देखोगे मीथेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, तो मीथेन को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे कि मीथेन को कैसे फेज आउट करना है। सो द एग्रीमेंट डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द रिडक्शन ऑफ मीथेन। देन लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई, शर्म एल शेख में हुआ था, बट अभी तक उसको इसके बारे में भी क्रिएशन नहीं हुआ। $800 मिलियन के लॉस एंड डैमेज फंड का अप्रूवल मिला था, बट अभी तक इसके बारे में कोई स्ट्रिक्ट, अगर आप देखेंगे, एक गाइडलाइन, टाइमलाइन कुछ मेंशन नहीं की गई है। कमिटमेंट तो है। देन देयर इज अ ग्लोबल गोल ऑफ अडेप्टेशन फंड, जो काफी समय से बात चल रही है कि कैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो यूज कर सकती हैं फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट रिस्क। बट ग्लासगो में डिसाइड किया गया था कि सेटअप किया जाएगा 2-year वर्क प्रोग्राम टू डिफाइन द कॉन्टूर्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क, वो भी अभी नहीं हुआ है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हुई हैं, सिर्फ बातें ही हुई हैं, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। बट द मेजर आउटकम इज दिस अग्रीमेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ये सिग्निफिकेंट है। बट उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कोल पे जो फोकस है, तो उससे इंडिया चाइना ऑब्वियसली खुश नहीं है, बिकॉज दीज कंट्रीज इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका डिपेंड हेविली ऑन कोल राइट नाउ। तो इसको ड्रॉप कर दिया है। एंड फाइनली जो ग्लासगो की लैंग्वेज है उसको रिट्रेन किया गया है इन दिस जो अग्रीमेंट जो आया है फ्रेमवर्क का।
देन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैपिंग द वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कौन कौन से सिटीज या डिस्ट्रिक्ट्स ज्यादा वल्नरेबल हैं, कौन से कम वल्नरेबल हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सो हाईएस्ट वल्नरेबिलिटी अरुणाचल में दिबांग वैली जो है उसके बारे में है, जहां पे ग्रीनरी ज्यादा है, जहां पे आप देख सकते हो रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, स्पेशली लोअर लैटिट्यूड्स। सो अरुणाचल, यूपी, एमपी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। द लीस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स आर दीज जो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में आए हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा। सो 344 डिस्ट्रिक्ट्स हैव वेरी हाई वल्नरेबिलिटी। प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये डेटा है। एंड इसमें अगर हम देखेंगे तो बेसिकली इट विल हेल्प इन बेटर प्लानिंग कि कैसे वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को मैप किया जा रहा है। हेल्थ रिलेटेड इसके बारे में बात की जाएगी, स्पेशली अगर रोबस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं तो वो उसको मिटिगेट कर सकते हैं। एंड दीज आर द एसोसिएटेड हेल्थ रिलेटेड रिस्क्स विद राइजिंग क्लाइमेट चेंज। हीट वेव बढ़ जाएगा, एयर क्वालिटी, रेस्पिरेटरी इशू बढ़ जाएगा, वाटर बॉर्न, फूड बॉर्न डिजीजेस बढ़ सकती हैं। सो ये प्रीलिम्स में किसी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ पूछा जा सकता है। इट विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, राइट? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, PTSD, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, मलेरिया, डेंगी। देन अनइक्वल इम्पैक्ट्स, लाइक कुछ पॉपुलेशन ज़्यादा वल्नरेबल होंगी जिनके पास हेल्थ केयर एक्सेस होगा, बेटर नहीं होगा। सो ये यहाँ पे चीज़ इन्होंने हाईलाइट करी हुई है इन दिस आर्टिकल। सो ये मैंने काइंड ऑफ समराइज कर दिया व्हाट आर द मेजर एसोसिएटेड रिस्क्स विद क्लाइमेट चेंज। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। देन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक लेजिस्लेशन लेके आई है जिसमें वो उन्होंने बात की है कि जीएसटी एपलेट ट्राइब्यूनल सेटअप किया जाएगा। अभी तक क्या होता था, जीएसटी की अपील वहीं के ऑफिसर के पास जाती थी, तो एपलेट ट्राइब्यूनल नहीं था। तो जैसे जनरली सेबी का ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, जीएसटी का ट्राइब्यूनल की बात की गई थी, बट अभी तक सेटअप नहीं होता, तो वो सेटअप करने की बात हो रही है। देन बड़ा शॉकिंग डेटा है कि WHO की रिपोर्ट बोल रही है कि रोड फैटेलिटीज इन इंडिया हैव रिजन डिस्पाइट ग्लोबल ड्रॉप। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबली 5% डिक्लाइन हुआ है, बट इंडिया में 15% इंक्रीज हो गई है। ग्लोबल अगर आप कंपैरिजन करें ग्लोबल डेटा से, फेटालिटीज इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू रोड एक्सीडेंट। एंड 10 कंट्रीज जिन्होंने सक्सेसफुली इसको रिड्यूस करने की कोशिश करी है वो हैं बेलारूस, लिथुवेनिया, नॉर्वे, रशिया एक्सेट्रा। उसके साथ साथ इंडिया में व्हीकल ग्रोथ हैज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, ग्लोबली भी उन्होंने मेंशन किया है। एंड 9 आउट ऑफ 10 डेथ्स जनरली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में होती है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो ये कुछ यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए हैं जस्ट फॉर रेफरेंस विच यू कैन यूज इन योर डिफरेंट जीएस पेपर्स। देन अभी AI को लेके बहुत इंपॉर्टेंट दिल्ली में समिट चल रहा है, उसका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कल इशू किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट उसमें अडॉप्शन की गई चीजें। सो इंडिया इज होस्टिंग द समिट एंड विल चेयर दिस ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड लास्ट जो समिट था वो जापान में हुआ था। तो दिल्ली डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट किया गया है उसमें कंसर्न्स अराउंड मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, इसके बारे में बात की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पैराग्राफ अडॉप्ट किया गया है ऑन मेकिंग एग्रीकल्चर एज अ पार्ट ऑफ AI एजेंडा। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसमें जनरली देखोगे आप 29 कंट्री मेंबर्स हैं ऑफ दिस अलायंस। एंड बहुत सिग्निफिकेंट बिकॉज इंडिया इज फॉर द फर्स्ट टाइम होल्डिंग दिस समिट। एंड स्पेशली समिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जब से जेन AI सीन में आया है, लाइक ChatGPT, Bard, उसके बाद ये पहला समिट ग्लोबली हो रहा है एट दिस स्केल। सो मेजर कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ इट, सो US, यूरोप की कंट्रीज हैं इनफैक्ट। सो दे हैव अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने फ्रेमवर्क हैं, उनको अलाइन किया जाएगा सो दैट दे कैन वर्क ऑन दिस इशू, राइट? तो ये थी आज की न्यूज। आज के न्यूज रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो आपके सामने है। तो एक तो कॉप को लेके है, इसको अटेम्प्ट करिएगा, कॉप समिट को लेके। कॉप 21 क्या पेरिस में हुआ था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सेकंड इज रिगार्डिंग द ग्लोबल रोड एक्सीडेंट डेटा, जो भी हमने डिस्कस किया, इसके बारे में बताइएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में। देन द थर्ड वन इज ऑन GST, not global stock taking exercise, it is the GST, goods and services taxes, ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाला ये क्वेश्चन है, नॉट द ग्लोबल स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? एंड द लास्ट इज रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरी, क्योंकि लद्दाख के बारे में हमने बात करी थी। सो इन क्वेश्चंस को आराम से पॉज करके वीडियो अटेम्प्ट करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, एंड देन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे रात को 8 बजे। इसके अलावा मेंटोरशिप के बारे में अगर आपकी कोई डाउट्स है, सो यू कैन ऑलवेज फिल अप द फॉर्म एंड रीच आउट टू मी ऑन एनी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। So we'll meet you guys at 8 PM for the MCQ analysis, right? और उसमें हम लोग answers discuss करेंगे, and then we'll be solving additional 5 questions today. So this is it for today, everyone. Thank you so much, and we'll try and make this analysis live as early as possible, probably by 10:30. अभी it's taking a little bit of time because the news बहुत ज़्यादा आ रही है, दोनों न्यूज़पेपर combine करने में takes a lot of effort. Also, and bringing something new every time is very, very important. So thank you so much. See you guys at 8 PM.